आज हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, क्लास 12th का नया टॉपिक मैथ में वेक्टर। वेक्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा नंबर पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वेक्टर से पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि वेक्टर आप बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहला आपको ये ध्यान देना कि शुरू का जो टॉपिक है उस पर बढ़िया से पकड़ बनाइएगा। मतलब थ्योरी जो होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर थ्योरी क्लियर है तो मैथ क्लियर रहेगा। थ्योरी पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भारी चैप्टर नहीं, एकदम ईजी है, ठीक है, हल्का चैप्टर है। लेकिन बस यही ध्यान रहना कि थ्योरी अच्छी तरह से पकड़ में आना चाहिए। तो देखिए वेक्टर, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। आखिर फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? तो फिजिकल क्वांटिटीज कहता है द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम अपनी लंबाई को नापते हैं, हम कितने फीट के हैं, 5 फीट के हैं, तो हम लंबाई को माप सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी। किसी चीज़ को तौल सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो वही चीज़ है लेंथ, मास, टाइमिंग भी मापा जाता है, मिनट में, घंटा में, सेकंड में, टाइम। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटीज। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी वेक्टर इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर कुछ पढ़े होंगे, कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ मैथ पर ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज जिसे हम लोग माप सकते हैं, है ना, जिसे मापा जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, ठीक है। उसके बाद में जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। आखिर कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर मतलब अदिश हो गया। वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश हो गया, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ये 2 तरह का क्वांटिटी होता है, एक स्केलर एक वेक्टर। दोनों का डिफिनेशन है। स्केलर क्वांटिटीज आखिर किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन हो रहा है। ये 2 टाइप्स हो गया, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद में यहाँ देखिए स्केलर क्वांटिटीज का डिफिनेशन, द क्वांटिटीज which have magnitude only आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लेंथ, हम किसी चीज़ के लंबाई को मापते हैं तो सिर्फ लंबाई होता है। जैसे आप 5 फीट के हैं तो इसके साथ दिशा नहीं होता है। कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि 5 फीट लंबा रजुआ है पूरब के दिशा में और 4 फीट कुंदन है पश्चिम के दिशा में, अब 6 फीट रईस है उत्तर के दिशा में। तो ये तो गड़बड़ा न जाएगा भाई। तो भाई लेंथ जो मापा जाता है उसमें दिशा नहीं होता है, तो दिशा जिसमें नहीं है उसका स्केलर कहेंगे, ठीक है। जैसे आप मास, आटा लेने गए, चावल लेने गए, चीनी लेने गए, आलू लेने गए, प्याज लेने गए, कभी ऐसा बोले हैं कि आधा किलो आलू दे दीजिए पूरब की दिशा में? नहीं बोलते हैं। वो सब चीज़ नहीं, उसके में दिशा नहीं होता। मास में दिशा नहीं है, टाइम में दिशा नहीं है, टेम्परेचर में भी दिशा नहीं है, प्रेशर में दिशा नहीं है, दाब प्रेशर में भी नहीं है, एरिया क्षेत्रफल में भी नहीं है। इसी प्रकार से और ETC इसी प्रकार से और हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। 5 kg, 6 kg, 5 मीटर, 10 मीटर, है ना, 5 घंटा, 6 घंटा, ये सब में सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड है, दिशा नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज है क्या? तो बस वैसा क्वांटिटीज जिसमें परिणाम तो हो और साथ में दिशा भी होना चाहिए। साथ में अगर दिशा हो गया तो वो कहला गया वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे देखिए हम आपको यहाँ पर दिए डिफिनेशन, द क्वांटिटीज, देखिए इससे मिलाइए, द क्वांटिटीज व्हिच हैव, दोनों सेम जा रहा है, ठीक है। व्हिच हैव
इसमें मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इसमें दोनों होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हो, परिणाम के साथ साथ डायरेक्शन दिशा भी होना चाहिए। बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। उसमें दिशा भी होना चाहिए, जैसे वेलोसिटी में दिशा होता है, फोर्स में दिशा होता है, डिस्प्लेसमेंट में दिशा होता है। तो जिसमें दिशा होता है सादिश, दिशा के साथ जो हो, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर उसे कहते हैं। समझ में आया बात? तो आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों का डिफिनेशन समझ में आ गया। जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ परिणाम, वह स्केलर क्वांटिटीज। जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो, उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया डिफिनेशन वेक्टर तक। आगे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को आखिर लिखा कैसे जाता है, दर्शाया कैसे जाता है, सूचित कैसे किया जाता है, वही चीज हमको सीखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के दर्शाने का हम लोग तरीका सीखेंगे। ठीक है, कैसे दर्शाया जाता है? कहता है इफ ए एंड बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इफ ए एंड बी बी एनी टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फिक्स पॉइंट, देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वेक्टर ए बी। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, आपको अगर तस्वीर बनाना रहेगा तो आप बनाएंगे। जैसे एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट आपका बी हो गया, दोनों फिक्स पॉइंट है। देखिए, यही चीज है, इफ ए एंड बी एनी टू फिक्स पॉइंट, दोनों फिक्स पॉइंट हो गया। देन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, आप जानते हैं कि यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये इसका विस्थापन हो जाएगा, अच्छे से जानते हैं। तो ये इसका जो विस्थापन है, तो वही कहा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी इस ओर, ये जो विस्थापन है यही कहलाया, इज कॉल्ड कहलाता है वेक्टर ए बी। ये विस्थापन कहलाता है वेक्टर ए बी। ठीक है, एंड इज और इज रिप्रेजेंटेड, और इसको दर्शाया जाता है किसके द्वारा? बाई वेक्टर। ये देखो, ए बी के ऊपर तीर का निशान लगा देना, ये दर्शाता है कि ए से बी की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ। इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर, तीर को पढ़ते हैं वेक्टर, वेक्टर ए बी, याद रहेगा, वेक्टर ए बी। इसका मतलब है ए से बी की ओर विस्थापन हुआ है। ठीक है, तीर को पढ़ते हैं वेक्टर ए बी। जब भी आपको बोला जाए वेक्टर ए बी, तो आप समझ लीजिए कि पहले तीर का निशान देना है और नीचे ए बी लिखना है। और एक चीज इसमें देखना है ध्यान से, कि जब भी एक साथ दो अल्फाबेट आएगा, जैसे वेक्टर ए बी, तो आप समझ जाइएगा कि वेक्टर पड़ेगा और ए बी जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा। वेक्टर ए बी, जब भी अगर ऐसा बोला गया वेक्टर ए बी कहें या वेक्टर बी सी कहें, तो आप वेक्टर का मतलब तीर का निशान समझिए, ए बी का मतलब अगर एक साथ दो लेटर आ रहा है, ए बी या बी सी या सी ए जो भी आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो लेटर लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर होना चाहिए। देखिए, वेक्टर ए बी है तो यहाँ पर बड़ा लेटर लिखे। ठीक है, और सिर्फ एक बार आए वेक्टर ए, तो आप समझ जाइए कि स्मॉल लेटर होगा इस तरह से, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर सिंगल लेटर के साथ यूज किया गया कि वेक्टर ए लिखिए, तो वेक्टर ए का मतलब है कि स्मॉल लेटर यूज होगा। और जब भी यूज होगा दोनों वेक्टर ए बी, तो आप समझ लीजिए कि तीर के निशान के बाद कैपिटल लेटर दोनों होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर रहेगा तो आप समझ गए क्या स्मॉल लेटर होना है। तो आप देखिए, आखिर वेक्टर ए बी हो गया, तो इसमें ये आपका वेक्टर ए बी हो गया है ना, वेक्टर ए बी हो गया। तो इसमें ए क्या कहलाता है, बी क्या कहलाता है? तो वही कहें हेयर, यहाँ ए इज कॉल्ड इनिशियल, या इसी को कहता है स्टार्टिंग पॉइंट, या इसी को कहते हैं टेल। इनिशियल पॉइंट कहिए, या स्टार्टिंग पॉइंट कहिए, या टेल कहिए। पूंछ, पूंछ, टेल मतलब पूंछ, पूंछ कहिए, या यहाँ से या स्टार्ट हुआ है वो कहिए, या इनिशियल मतलब शुरू हुआ है वो कहिए। ठीक है, और बी क्या कहलाता है? एंड बी इज कॉल्ड, बी ये जो है ये तीर का हेड आता है, तो इसको हेड भी कह सकते हैं, इसको टर्मिनल पॉइंट भी कहा जाता है, और फाइनल पॉइंट, यहाँ पर फाइनल हो गया, फाइनल पॉइंट भी कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, और इसको हेड भी कहा जाता है, माथा। समझ गए? तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर जियोमेट्रिकल मीनिंग जो होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब अभी हम आपको बताए हैं कि इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का ये डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर ए बी का मतलब, ये जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है। समझ में आ रहा बात? डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार से अगर ये ए बी था तो ए से बी हुआ, अगर बी ए है तो बी से ए होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, इसी चीज को अगर हम तीर का निशान ऐसे कर देते हैं तो ये बी से ए चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट, वेक्टर आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय। एक तो हो गया इस तरीका से हम रिप्रेजेंटेड किए कि वेक्टर ए बी लिखें। दूसरा तरीका है वेक्टर इज आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से वेक्टर ए वेक्टर बी यानी स्मॉल लेटर ए बी सी पर हम तीर का निशान लगाएंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ईटीसी। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, काफ़ी कम बुक में वो देखने के लिए मिलता है। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, ये भी आपको हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ बहुत कम बुक में मिलता है। ये मतलब डार्क, थोड़ा मोटा टाइप का ए लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि ये वेक्टर ए लिखा हुआ है। थोड़ा मोटा बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ये वेक्टर बी लिखा हुआ है। मोटा अगर सी लिखा हुआ है, डार्क अगर लिखा हुआ है सी, तो इसका मतलब वेक्टर सी भी इसको पढ़ा जाता है। ये कुछ कुछ किताब में आपको मिलेगा, सभी किताब में नहीं मिलता है। तो आप लोग ये समझ गए कि किसी वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो वेक्टर ए बी या फिर स्मॉल लेटर से। ये दो चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगा, ये दो चीज़। ये तीसरा चीज़ बहुत कम मिलेगा, कहीं कहीं पर मिला तो मिला। ठीक है, केसी सिन्हा में तो खैर है नहीं ऐसा, लेकिन कहीं पर अगर इनकेस मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बहुत कम बुक यूज़ करता है, जनरली तौर पर ये और ये यूज़ करेगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए जिस बच्चे को अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो हम हिंदी बोल रहे हैं, आप उसका हिंदी खुद कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी आप कर लीजिएगा। हम अंग्रेजी में इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों आर.डी. शर्मा और केसी सिन्हा दोनों का एक ही साथ कंबाइंड हो जाएगा, क्लियर। अगर आपको अंग्रेजी पूरी तरह से समझ में आ रहा है तब तो हिंदी लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परेशानी हो रहा है तो अंग्रेजी को हम हिंदी करके बोल ही रहे हैं, आप हिंदी अपने से लिख सकते हैं। अंग्रेजी के बाद हिंदी आप अपने से उसके नीचे लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, है ना। वेक्टर के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, सदिश के प्रकार। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है ए वेक्टर whose magnitude is zero is called zero vector। जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। शून्य अगर है तो उसको शून्य सदिश कहेंगे। इसी को दूसरे तरह से कह सकते हैं, अर्थात आई ई, डेट इज आई और ई लिखा हुआ, डेट इज ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट और अंतिम पॉइंट इज सेम, दोनों एक ही हो। जैसे हम सपोज करिए कि ये पॉइंट हम लिए इनिशियल पॉइंट, इसको ए मान लिया, इसी को बी मान लिया, तो दोनों तो एक ही चीज हो गया। तो इस वेक्टर को भी हम लोग शून्य वेक्टर कहते हैं। ठीक है, या जीरो वेक्टर कहते हैं, शून्य सदिश या जीरो वेक्टर कहते हैं इसी को, एक ही पॉइंट को। तो वही कहता है फाइनल इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, दोनों एक ही सेम बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो उसको भी हम लोग जीरो वेक्टर कह सकते हैं। तो जैसे देखिए, अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो इसका इनिशियल भी ए है और फाइनल भी ए है, दोनों ए है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो वेक्टर ए लिख सकते हैं, तो वही लिखा गया वेक्टर ए। जैसे वेक्टर बी तो ए, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ। इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, इनिशियल फाइनल दोनों सेम है, इनिशियल फाइनल दोनों सेम, यानी शुरुआत का और अंत का दोनों सेम है, तो इसको हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे, शून्य वेक्टर कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एक और डिफिनेशन इसका होता है, डिफिनेशन नहीं रिप्रेजेंटेशन। एक तो ये हो गया इस डिनोट करने का तरीका कि ए और ए दोनों एक ही होना चाहिए, मतलब फाइनल और इनिशियल, शुरुआत का और अंत का दोनों सेम रहा तो ये जीरो वेक्टर को दर्शाता है। एक दूसरे तरीका से दर्शाया जाता है, एक जीरो वेक्टर को इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई, एक और तरीके से दर्शाया जाता है, इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई। देखिए जीरो के ऊपर वेक्टर यानी तीर का निशान, ये या फिर मोटा ओ, ठीक है, इस तरह से गाढ़ा डार्क लिखा हुआ होना चाहिए, ये भी जीरो वेक्टर को ही डिनोट करता है। आप समझ गए होंगे, जीरो वेक्टर को जीरो के ऊपर वेक्टर तीर का निशान देकर के आप दर्शा सकते हैं, या थोड़ा सा मोटा करके जीरो आप दर्शा सकते हैं। ये आपका जीरो वेक्टर हो गया।
इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ए ए यानी दोनों ए ए रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है।